हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बातचीत करते हुए हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास तथा आर्थिक इतिहास पर अध्ययन कर लिए थे। उसके उत्पत्ति संबंधित भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब क्या करेंगे कि हम आज हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक इतिहास को देखेंगे। सांस्कृतिक इतिहास में जो मेंस राइटिंग की बात किया जाए तो मेंस राइटिंग में जो आर्ट एंड कल्चर जिसको पढ़ना है तो उसके लिए ये क्लास जो है वो ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। जैसे ही सभ्यता की बात आती है तो आर्ट एंड कल्चर में वो शामिल ज़रूर हो जाता है। तो आप कला एवं संस्कृति जब भी पढ़िएगा तो हड़प्पा सभ्यता को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इसलिए आर्ट एंड कल्चर में पढ़ने के लिए आपको हड़प्पा सभ्यता को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि ये एक सभ्यता को दर्शाता है और आर्ट एंड कल्चर में सभ्यता के ऊपर प्रश्न जरूर रहता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो सांस्कृतिक खंड है, सांस्कृतिक इतिहास जो हम हड़प्पा का देख रहे हैं, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और आज का जो विषय रहेगा वो नगर नियोजन के ऊपर बातचीत करेंगे। तो नगर नियोजन जो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य विषय रहा है, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगर नियोजन के लिए ही जाना जा रहा है ना। अभी तक पूरा विश्व में सबसे प्राचीन नगरों में से एक हड़प्पा सभ्यता माना जाता है और सबसे ज़्यादा व्यवस्थित माना जाता है। तो ऐसे व्यवस्थित जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का विरासत रहा है उसके बारे में अध्ययन एक परीक्षार्थी के रूप में तो करना ही चाहिए, लेकिन एक सामान्य नागरिक के रूप में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे विरासत क्या क्या रहा है, हम इससे पहले कितना ज़्यादा विकसित थे, इसके बारे में भी अध्ययन करना हमारे लिए एक आदर्श का विषय बन जाता है। इसलिए क्या करेंगे कि हम सांस्कृतिक खंड को देखते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले का तीनों इतिहास यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास पढ़ लिए हैं। आज हम सांस्कृतिक खंड को देखेंगे। तो सांस्कृतिक खंड, सांस्कृतिक इतिहास अध्ययन किसका हो रहा है? हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो सांस्कृतिक खंड में क्या क्या देखना होता है, इससे पहले भी हम क्लास किए हैं कि कोई भी चीज़ अध्ययन करने से पहले उसका वर्ग विभाजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस प्रकार हमने आर्थिक खंड में विभाजन करके पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, व्यापार हो गया, शिल्प इत्यादि का विभाजन करके हमने पढ़ा था, ताकि अलग अलग क्वेश्चन रहने पर भी आप जवाब दे सकते हैं और सामूहिक क्वेश्चन रहने पर भी आप जवाब दे सकते हैं। उसी प्रकार सांस्कृतिक खंड में भी देखना है। सभी जितना भी इससे बाद हम पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ें, मौर्य काल पढ़ें, मौर्योत्तर काल पढ़ें, गुप्त काल पढ़ें, बाकी बात ये अधिकतर चीज़ हो, आगे जाके आधुनिक इतिहास में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा चेंज होने वाला चीज़ नहीं है। इसी पैटर्न पर सभी को दर्शाते हुए चलना है। और इस पैटर्न पर क्या क्या है कि सबसे पहले क्या देखना है, इसमें कला एवं शिल्प को, कला एवं शिल्प को देखना है, भाषा एवं साहित्य देखना है सांस्कृतिक वाले खंड में, विज्ञान एवं तकनीकी को देखना है, और चौथा जो है जिसको कहा जाता है धर्म एवं दर्शन। तो हड़प्पा सभ्यता में किसी ये इसका साथ तो मिलेगा, साथ में नगर नियोजन और जल संरक्षण में ही आपको हम बता देंगे कि विज्ञान एवं तकनीकी का साथ मिल सकता है। लेकिन भाषा एवं साहित्य जब तक लिपि नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि लिपि का ही ये ज्ञान है हम लोग का, भाषा एवं साहित्य का सही से जानकारी नहीं मिल पाता है। यहाँ पर दर्शन का जानकारी नहीं मिल पाता है। धर्म का थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जानकारी मिल पाता है, जैसे महान स्नानागार हो गया और बहुत सारे बर्तनों पर पीपल के पौधे का चित्र, पत्ते का चित्र, ये सब, उसके बाद पशुपति शिव का चित्र, ये सब, इसके ऊपर हम धर्म को देख सकते हैं। लेकिन दर्शन जब तक लिपि नहीं पढ़ी जा सकती है तब तक हम दर्शन के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए ये तो सबसे ज़्यादा महत्व यहाँ बन जाता है कला एवं शिल्प का। कला एवं शिल्प में क्या क्या देखना होता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता का लिखते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता का कला एवं शिल्प, इसमें क्या क्या देखना होता है? इसमें देखना होता है कि पहले तो हो गया स्थापत्य। स्थापत्य का अर्थ होता है
कि कोई कितना बड़ा बिल्डिंग बना है, कौन कौन सा भवन बना है, उसको स्थापत्य कहा जाता है और इसी को कहा जाता है वास्तुकला, स्थापत्य कला या वास्तुकला। उसके बाद आएगा क्या, मूर्तिकला, उसके बाद चित्रकला और नृत्य, संगीत। एक और आप लिखिएगा तो एक और हो जाएगा शिल्प। तो शिल्प की चर्चा हम लोगों ने पहले ही कर चुकी है। नृत्य और संगीत का जो साथ नहीं मिल पाता, नृत्य और संगीत का, नृत्य में आप ऐसा कह सकते हैं, मूर्तिकला में ही हम देख लेंगे कि जो एक मोहनजोदड़ो से कांस्य का मूर्ति प्राप्त हुआ है वो नर्तकी की मूर्ति मानी जाती है, लेकिन सही से नृत्य का ज्ञान हमें हड़प्पा सभ्यता में साक्ष उतना मिल नहीं पाता है, इसलिए इसको हम नहीं देख पाएंगे। वो मूर्ति के कला में ही इसको देख लेंगे कि नृत्य करती हुई मूर्ति के बारे में। शिल्प की जानकारी हमने पहले ही रख ली है, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, स्थापत्य या वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला, और साथ में कुछ हम दर्शन धर्म के बारे में जानकारी लेंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं सबसे पहले स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला में ही आता है नगर नियोजन की बात, क्योंकि नगर जो उतना बड़ा बना हुआ था वो किसी एक अच्छे स्थापत्य को दर्शाता है, एक अच्छे वास्तुकला को दर्शाता है। वास्तुकला अभी भी आप घर बनाइएगा तो घर में कहा जाता है कि वास्तुकला के अनुसार घर बनना चाहिए। वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, किस प्रकार वास्तुकला होता है, लेकिन उस समय की वास्तुकला कैसी थी, उस समय की स्थापत्य कैसा था, तो स्थापत्य में आता है नगर निर्माण योजना। तो स्थापत्य में क्या देखना है, नगर निर्माण योजना, नगर निर्माण योजना। यहां हम देख रहे हैं स्थापत्य कला। सांस्कृतिक इतिहास के खंड में हमने स्थापत्य कला को शुरू किया है और स्थापत्य कला में है नगर निर्माण योजना। तो उस समय के जो नागरिक थे वो उनका नगर निर्माण योजना कैसा था। एक तो ऐसा हो सकता है कि हम सिंपली बाय हम क्या करें कि पूरी तरीके से शुरू से अंत तक लिखा दें, लेकिन एक दूसरा हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं कि ये जो नगर निर्माण योजना रहा है उसका अलग अलग वर्ग कुछ हो सकता है। उस वर्ग में अगर विभाजित कर देंगे तो उस वर्ग, एक छोटा सा वर्ग से संबंधित भी आपको प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको जवाब देने में सक्षम होंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका विभाजन करके हम लिखेंगे। और विभाजन में क्या होगा कि पहला जो इसका विभाजन करने का हो सकता है कि नगरीकरण के तत्व, पहला जैसे प्रश्न रह सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण के तत्व क्या क्या रहा है, या नगरीकरण के तत्व क्या है रेखांकित करें। इस प्रकार का क्वेश्चन रह सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का भी आप जवाब दे सकते हैं। और समुचित क्वेश्चन पूछा जाए तो समुचित में ये आ ही जाएगा। अगर विभाजन करके लिखते हैं तो अच्छा नंबर मिल जाएगा, इसलिए विभाजन करके लिखना ही ज़्यादा जरूरी होता है। और नगरीकरण के तत्व यानी कैसे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसका कुछ साक्ष्य होना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट में पेश करने से पहले आपको साक्ष्य होना जरूरी है कि किस आधार पर आप कह सकते हैं कि एक नगरीय सभ्यता थी। तो सबसे पहला जो आता है वो है कृषि अधिशेष। कृषि अधिशेष यानी जब तक अधिशेष नहीं होगा तब तक किसी भी नगर का बसना तय नहीं होता है। कहीं अगर अधिशेष हो रहा है, अधिशेष हुआ, और अधिशेष के क्या क्या साथ में क्या होना चाहिए कि अधिशेष के संग्रहण एवं वितरण हेतु पूर्णकालिक प्रशासन की व्यवस्था। अब अधिशेष कहीं जमा हुआ, क्योंकि नगरों का निर्माण जो होता है, जैसे कार्ल मार्क्स का कहना है कि कार्ल मार्क्स जब इतिहास उनका देखना का आर्थिक इतिहास में जब देखते हैं तो उनका कहना है कि अधिशेष का उत्पादन न, अधिशेष का उत्पादन जो है वो श्रमिक वर्ग लोग कहते हैं, और अधिशेष पर जो क्या करता है कुलीन वर्ग क्या करता है आधिपत्य जमा लेता है।
उसी प्रकार जब तक अधिशेष उत्पादन नहीं होगा तब तक नगर का निर्माण या अमीर गरीब का जो परिचय होता है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो अधिशेष जैसे ही उत्पादन होना शुरू हो गया वैसे ही क्या होगा, अमीर और गरीब एक वर्ग का विभाजन आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए अधिशेष, ये अधिशेष ही है जो क्या करता है कि अधिशेष पर कुलीन वर्गों का हक हो जाता है। तो कुलीन वर्गों का हक होने के कारण ही ये अधिशेष क्या कहा जाता है कि एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और जहां अधिशेष इकट्ठा होना शुरू होता है वहीं नगर का निर्माण होना ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि ज़्यादा जरूरी हो सकता है कि वहीं पर नगर का निर्माण हो जाए, जहां पर क्या हो रहा है कि अधिशेष का संग्रह हो रहा है। उसके बाद क्या है कि व्यवस्थित कर प्रणाली। जिस प्रकार नगरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक व्यवस्थित कर प्रणाली जरूर रही होगी ना होने की संभावना आप लिख सकते हैं, होने की संभावना। आप जितना भी आप ये चीज बात लिख रहे हैं ये सभी संभावित है, ऐसा हुआ है ये कोई नहीं देखा है, क्योंकि इतिहास जो है वो वर्तमान काल के अनुसार लिखा जाता है और वर्तमान काल में जो चल रहा है उसी के अनुसार क्या किया जाता है कि इतिहास का लेखन किया जाता है। कि कृषि अधिशेष के कारण ही क्या हुआ कि आधुनिक काल हो उसमें कृषि अधिशेष के कारण ही क्या हुआ, नगरों का निर्माण हुआ है। तो उस समय कृषि का ही विकास हुआ था, शिल्प का विकास हो रहा है, व्यापार का विकास हो रहा है, और शिल्प और व्यापार किस पे चलता है, कृषि पे चलता है। क्योंकि कृषि जब तक नहीं किया जाएगा तब तक उसका विकास, जब तक आपके पास रुपया नहीं हो, जब तक पहले तो पेट पूजा होता है, पेट पूजा के बाद ही आप दूसरे चीज पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले कृषि अधिशेष होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो व्यवस्थित कर प्रणाली होने की संभावना है। विभाजित समाज, विभाजित समाज, उसके बाद लिख सकते हैं श्रम विभाजन। और आप ये कैसे कह सकते हैं विभाजित समाज और श्रम विभाजन कैसे बताएगा कि नगर है। जैसे अभी आप दिल्ली में जाइएगा तो वहाँ विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, आपको वहाँ हिंदू मिल जाएगा, विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्र के लोग वहाँ दिखाई पड़ जाता है, सब अलग अलग काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन एक गांव ऐसा हो सकता है जहाँ क्या होगा कि कुछ सामान्य व्यक्ति, कुछ जाति के लोग रह सकते हैं, उसका काम भी ज़्यादा बटा हुआ नज़र नहीं आएगा। हो सकता है ऐसा गांव होगा जहाँ सिर्फ खेती ही किया जा रहा हो। लेकिन शहर जहाँ होता है वहाँ श्रम विभाजन भी आपको देखने को मिलेगा, सभी व्यक्ति अलग अलग काम करते हैं और विभाजित समाज देखने को मिलेगा। क्योंकि वर्तमान जितना भी शहर है वर्तमान में कहीं होली मनाया जा रहा है, कहीं ईद मनाया जा रहा है ना, विभिन्न प्रकार के त्यौहार, वहाँ बिहार का भी त्यौहार देखने को मिल जाएगा, यूपी का भी त्यौहार देखने को मिल जाएगा दिल्ली में, और दक्षिण भारत का भी त्यौहार वहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि राजधानी है, नगर है, तो प्रत्येक अधिकतर जो नगर होता है उस नगर में विभिन्न क्षेत्रों का जो है कि सांस्कृतिक देखने को मिल जाता है। तो इसलिए जहाँ विभाजित समाज देखने को मिल जाएगा, श्रम विभाजन देखने को मिल जाएगा, उसको ऐसा माना जाता है वो नगर होगा। उसके बाद लिपि का प्रयोग, लिपि का प्रयोग जो बता रहा है एक सभ्य नगर को दर्शा रहा है कि लिपि का प्रयोग होने से ही क्या हो रहा है कि एक सभ्य शहर का विकास हो रहा है ना। उसके बाद है कि गैर कृषि कार्य, गैर कृषि कार्य, गैर कृषि कार्य में कौन कौन आएगा, जैसे व्यापार हो गया, शिल्प हो गया। तो क्या हो रहा है कि गैर कृषि कार्य में लोग लगे हुए हैं, जैसे व्यापार हुआ, व्यापार के बारे में मैंने बता दिया था, शिल्प के बारे में भी बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो गैर कृषि कार्य में लगे हुए लोग भी क्या दर्शा रहा है कि यहाँ नगरीकरण रहा होगा, जिसके कारण गैर कृषि में लोग लगे हुए हैं। उसके बाद अगला आप लिख सकते हैं किधर कि जनसंख्या, और तथा लिख सकते हैं तथा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अधिक होने रहने की संभावना। यहाँ वहाँ जो हो है कि ऐसे माना जाता है कि 20 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले जितना भी जो भी चीज हो, जो क्षेत्र होगा
वो क्या हुआ, शहर के अंतर्गत आएगा। तो बहुत सारा ऐसा क्षेत्र देखा गया हड़प्पा सभ्यता का, उसका जो है क्षेत्रफल अधिक है, 20 हेक्टेयर से अधिक है, उसका जनसंख्या भी शायद अधिक देखने को मिलता है। तो इसके आधार पर कहा जा सकता है कि वो नगर रहा होगा। उसके बाद इसी में लिख दे दिएगा नगर निर्माण ना, नगर निर्माण। उसके बाद सार्वजनिक भवन, बड़े बड़े सार्वजनिक भवन देखने को मिलता है, रिहायशी भवन देखने को मिलता है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ शहर रहा होगा। तो आपको कौन कौन चीज मिल गया, कृषि अधिशेष हो गया, अधिशेष के संग्रहण एवं वितरण हेतु पूर्णकालिक प्रशासन की व्यवस्था, व्यवस्थित कर प्रणाली हो गया, विभाजित समाज हो गया, श्रम का विभाजन हो गया, लिपि का प्रयोग हो गया, गैर कृषि कार्य हो गया जिसमें व्यापार और शिल्प की चर्चा आप कर सकते हैं। उसके बाद जनसंख्या तथा क्षेत्रफल का अधिक होना, नगर निर्माण तथा सार्वजनिक भवन, क्योंकि नगर जितना ज़्यादा सुव्यवस्थित है, इसके ये भी क्या है, नगरीकरण का एक तत्व है। यानी अगर आपको सिर्फ नगरीकरण के बारे में पूछा जाए तो नगरीकरण के बारे में भी आप लिख पाएंगे। अगर नगरीकरण के तत्व को दर्शाने के लिए कहेगा तो आप दर्शा पाएंगे। और आप यहाँ माप तोल भी लिख सकते हैं कि माप तोल भी शहर के व्यापार को विकसित करने का एक प्रणाली हो सकता है। तो ये सभी है क्या है, नगरीकरण के तत्व है। और अगला हम देखते हैं कि नगर निर्माण योजना क्या रहा है हड़प्पा सभ्यता का। तो हम इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं नगर निर्माण योजना को। दूसरा वर्ग जो है वो है नगर नियोजन। नगर नियोजन, नगर नियोजन में क्या देखना है, यह सभी नगर निर्माण योजना के अंतर्गत आएगा। और नगर नियोजन में देखना है कि प्रायः शहर दो भागों में विभाजित, उसके बाद लिखिएगा कि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित, उसके बाद तथा लोथल और बनावली का विभाजन नहीं। क्या हो रहा है कि जितना भी शहर मिला है, शहर प्रायः 2 भागों में विभाजित देखने को मिलता है। और धौलावीरा जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है, उसका जो शहर है वो 3 भागों में विभाजित देखने को मिलता है। और लोथल तथा बनावली जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का विभाजन देखने को नहीं मिल रहा है। अब जो विभाजित क्षेत्र है, विभाजित क्षेत्र को आप 2 भागों में आप बांट सकते हैं। 2 भाग में एक में लिख दीजिएगा कि पश्चिमी क्षेत्र और दूसरा को कहा जाता था पूर्वी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र जो है वो दुर्गीकृत है, यानी दुर्ग बना हुआ है, या कह सकते हैं किले का साक्ष। और पूर्वी क्षेत्र दुर्गीकृत नहीं है। अब किले का साक्ष्य मिल रहा है यहाँ, कुछ जगह ऐसा भी है जहाँ किले का साक्ष्य नहीं मिला है। जैसे हो गया कि कोट दीजी से किले का साक्ष्य नहीं। उसके बाद लीजिएगा बनावली में किले का आंतरिक विभाजन। ये हो गया। अब दुर्गीकृत नहीं है। ये जो है दूसरा कि क्षेत्रफल तथा जनसंख्या कम, जो दुर्ग क्षेत्र था उसका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों कम हुआ करता था। उसके बाद जो पूर्वी क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल तथा जनसंख्या अधिक है।
ये जो क्षेत्र था इसको ये ऊंचे चबूतरे पर स्थित, इसलिए ये ऊंचा शहर था ये। उसके बाद इधर लिखिएगा चबूतरे का साक्ष्य नहीं। जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें चबूतरे का साक्ष्य नहीं मिला है ना। इसमें लिखिएगा कि शासक वर्ग का निवास, वर्ग का निवास। और इधर जो हो गया, इधर हो गया सामान्य जन, या लिखिएगा श्रमिक वर्ग का निवास। उसके बाद जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में ये बड़े बड़े भवन मिले हैं, यानी सार्वजनिक भवन का साक्ष्य, भवन का साक्ष्य। सार्वजनिक भवन में जैसे हो गया स्नानागार, स्नानागार, अन्नागार। जो इसमें हो गया, इसमें हो गया कि सामान्य भवन का साक्ष्य, जैसे हो गया कि श्रमिक बैरक। उसके बाद तांबा बनाने का कारखाना। ये सब अंतर दिखाई पड़ रहा है, 2-3 अंतर और इसमें हो सकता है, उसको भी हम लिखते हैं इसको साफ करने के बाद। तब तक ये देख लीजिए कि पश्चिमी क्षेत्र में ये दुर्गीकृत पश्चिमी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र दुर्गीकृत नहीं है। और दुर्ग के बारे में बात किया जाए तो कोट दीदी से किले का साक्ष्य नहीं मिला है, और बनावली में किले का आंतरिक विभाजन देखने को मिलता है। क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या कम है, क्योंकि ये छोटे से क्षेत्र में अवस्थित था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इसका क्षेत्रफल और जनसंख्या कम रहा होगा। और पूर्वी क्षेत्र सामान्य जनों का क्षेत्र है, इसलिए इसका क्षेत्रफल और जनसंख्या अधिक था, क्योंकि जो प्रजा होता है वो अधिक होता है, शासक वर्ग कम ही होता है। जो शासक वर्ग होता है, जो कुलीन वर्ग होता है, वो उसकी संख्या कम होती है। अभी शुरू से लेकर अभी तक भी आप देखिएगा तो जो कुलीन वर्ग होता है उसका संख्या कम होता है, लेकिन तब पर भी वो क्या करता है कि सामान्य जन पर क्या करता है कि वो शासन करता है। तो सामान्य जन की जो निवास है वो पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलता है, और शासक वर्ग का निवास पश्चिमी क्षेत्र को में देखने को मिलता है। पश्चिमी क्षेत्र का जितना भी इमारत है वो चबूतरे पर बना हुआ है, इसलिए वो ऊंचाई पर स्थित है, और ये चबूतरे पर नहीं बना हुआ है पूर्वी क्षेत्र का इमारत, इसलिए ये नीचे में स्थित है, इसलिए इसको ऊंचा शहर कहा जाता था और इसको निचला शहर कहा जाता था। उसके बाद इसमें पश्चिमी वर्ग में देखा जाए तो पश्चिमी क्षेत्र में सार्वजनिक भवन देखने को मिलेगा, जैसे स्नानागार हो गया, महान स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया। और इधर पूर्वी क्षेत्र में देखा जाए तो इसमें सामान्य भवन देखने को मिलेगा, जैसे श्रमिक बैरक हो गया जो हड़प्पा से मिला है, तांबा बनाने का कारखाना जो है, ये सभी पूर्वी क्षेत्र को से देखने को मिलेगा। कुछ और जो अंतर है, क्योंकि ऐसा प्रश्न उठा सकता है कि पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में अंतर क्या क्या हो सकते थे ना, इसके बारे में लिखिए, क्योंकि अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, आगे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि संभावना हमेशा बनती हुई रहती है। एक ही प्रकार का प्रश्न तो हमेशा पूछा ही नहीं जाता है, प्रश्न हमेशा बदलते रहता है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के जो हो सकता है उससे प्रश्न बन सकता है, उसको भी ध्यान देते हुए चलना ज़्यादा उचित हम समझते हैं। और आप भी ध्यान देते हुए चलिए। तो कुछ और जो इसका विभाजन हो सकता है वो हम देखते हैं इसको साफ करने के बाद। तो पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में कुछ और विभाजन आपको देखने को मिलेगा। तो जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र अधिक सुनियोजित है, पश्चिमी क्षेत्र अपेक्षाकृत कम व्यवस्थित है। जो ग्रिड पैटर्न जानते होंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कि इसका जो
नगर था वो ग्रिड सिस्टम पर आधारित था, जालीनुमा था, सड़कें एक दूसरे से संपूर्ण प्रकार की थी, वो सभी पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलता है, पश्चिमी क्षेत्र में बहुत कम दिखाई पड़ता है। तो इसलिए ये ज़्यादा पूर्वी क्षेत्र जो है वो ज़्यादा सुव्यवस्थित नजर आता है। नगर नियोजन में आप और देखिएगा तो क्या है कि भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग कुछ अपवाद भी है, जैसे हो गया कि कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग, कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। उसके बाद कह सकते हैं कि नगर नियोजन में ऐसा देखा गया है कि पहले सड़क तथा नालियों का निर्माण उसके बाद भवन का निर्माण किया गया होगा, भवन का निर्माण किया गया होगा। तो ये सभी नगर नियोजन के अंतर्गत आता है कि पूर्वी क्षेत्र जो है अधिक सुनियोजित देखने को मिलता है, पश्चिमी क्षेत्र अपेक्षाकृत कम सुनियोजित है, क्योंकि ग्रिड पैटर्न जो है पूर्वी क्षेत्र का ही विशेषता है। उसके बाद भवन निर्माण में जो पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है, और अपवाद में है कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। उसके बाद लिखिएगा कि स्नानागार के फर्श तथा ईंट जोड़ाई में जिप्सम का प्रयोग, तो ये सभी नगर नियोजन का भाग था। अब हम देखते हैं कि इसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी नगर नियोजन के अंतर्गत आता है। नगर नियोजन के अंतर्गत तो ऐसे पूरा आ ही जाता है, लेकिन एक छोटा सा अगर वर्ग विभाजित करेंगे नगर नियोजन का, सिर्फ नगर नियोजन का, तो यह नगर नियोजन के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उपयोगिता पर बल दिया गया था हड़प्पा सभ्यता पर, क्योंकि ऐसा प्रश्न रह सकता है कि ऐसा बताइए कि उपयोगिता पर बल, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो उपयोगिता पर ज़्यादा बल दे रहा था ना, अलंकरण के अभाव देखने को मिलता है। तो ये कहाँ कहाँ था दर्शाते हुए वर्णन करें। तो आप उपयोगिता के बारे में अगर प्रश्न रह सकता है तो उपयोगिता के बारे में भी सिर्फ हम वर्ग अलग विभाजित कर दिए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो वो हो गया, जैसे इसका नाम ही रख दिए हैं उपयोगिता पर बल। अब उपयोगिता पर बल कैसे कैसे था कि भवन निर्माण में अलंकरण के स्थान पर उपयोगिता पर बल, जो भवन निर्माण हो रहा था उसमें ऐसा देखा गया कि अलंकरण का अभाव है। सिर्फ चौहंदरों में कुछ गोलाकार ईंट देखने को मिलता है, कुछ सजावटी ईंट देखने को मिल जाता है, लेकिन प्रायः ऐसा देखा गया कि अलंकरण का अभाव है। उसके बाद अलंकरण का अभाव है तो कैसे कैसे अभाव है, जैसे 2 मंजिला मकान के लिए, मकान में सीढ़ी के लिए लकड़ी का प्रयोग, लकड़ी का प्रयोग किया गया है। कोई ज़रूरी नहीं है सजावटी चीज़ करने का, लकड़ी का प्रयोग देखने को मिलता है। उसके बाद जितना भी भवन निर्माण कराया गया है, तो भवन निर्माण में देखा गया कि सिर्फ उसका उपयोग कैसे कैसे हो सकता है उसके बारे में दर्शाते हुए वर्णन किया गया है। यह दर्शाया उसी प्रकार भवन का निर्माण किया गया कि जिससे सिर्फ उपयोग हो सके, जैसे कि स्नानागार के फर्श पर पक्की ईंटों का प्रयोग,
जो स्नानागार था उसके फर्श जो देखने को मिला उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो भवन का मुख्य द्वार मुख्य सड़क पर ना खुलकर, मुख्य सड़क पर ना खुलकर गली के सड़क में खुलना, गली के सड़क की तरफ खुलना। जैसे आप अभी देखेंगे कि अधिकतर जो भवन होता है उसका जो दरवाजा होता है वो मुख्य सड़क के तरफ खुलता है, लेकिन पहले हड़प्पा सभ्यता में ऐसा देखा गया है कि भवनों का जो मुख्य द्वार था वो मुख्य सड़क पर नहीं खुल के कहाँ खुल रहा है, गली के सड़क के तरफ खुल रहा है। उसके बाद मुख्य सड़क की तरफ खिड़की का साथ नहीं, खिड़की का साक्ष नहीं, यानी इसमें आप एक अपवाद लिख सकते हैं, वो है लोथल। लोथल में अपवाद मतलब समझते हैं, अपवाद मतलब हो गया कि लोथल में ऐसा पाया गया है कि मुख्य सड़क के तरफ बहुत सारे भवनों का जो मुख्य द्वार है मुख्य सड़क के तरफ देखने को मिलता है, तो इसलिए लोथल अपवाद है। खिड़की का साक्ष नहीं है, क्यों नहीं है, तो खिड़की का साक्ष अगर मुख्य सड़क के तरफ अगर खिड़की रहता है तो बहुत सारे धूल जो है वो घर में प्रवेश कर जाता है, जो क्या यहाँ तो उपयोगिता पर बल देते हुए क्या किया गया कि सड़क के मुख्य सड़क के तरफ क्या किया गया कि खिड़की नहीं खोला गया है। उसके बाद नगर ग्रिड पैटर्न पर आधारित ग्रिड पैटर्न पर आधारित है कि जैसे हो गया ग्रिड पैटर्न मतलब ये होता है ग्रिड पैटर्न कि सड़क गुजरा, इधर सड़क गुजर गया, इधर सड़क गुजर गया और बीच में भवन का निर्माण देखने को मिलता है ना। उसके बाद पहले नालियों का निर्माण, पहले सड़क तथा नालियों का निर्माण भी उपयोगिता में आप लिख सकते हैं कि पहले क्या किया गया कि सड़क तथा नालियों का निर्माण कराया गया, उसके बाद क्या किया गया भवन का निर्माण कराया गया है। तो पहले नाली तथा सड़क का निर्माण, उसके बाद भवन का निर्माण। यह भी क्या है उपयोगिता को दर्शाता है कि उपयोगिता कैसे कर सकते हैं उपयोगी, क्योंकि भवन अभी क्या हो रहा है कि भवन निर्माण कर रहा है, उसके बाद सड़कों का निर्माण कर रहा है, उसके बाद नालियों का निर्माण कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि पानी भागने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है शहर में। प्रायः शहर बारिश के मौसम में डूब जाता है क्योंकि पानी भागने की जो रास्ता होता है वो सही से नहीं रहता है। तो उपयोगिता पर बल देते हुए क्या किया गया है कि ये सभी प्रक्रिया को अपनाया गया है और 2 मंजिला मकान में जैसे सीढ़ी के लिए लकड़ी का प्रयोग किया गया है। उसके बाद स्नानागार के फर्श पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया ताकि कीचड़ ना लगे, उपयोगिता को दर्शा रहा है ना। मुख्य भवन का मुख्य द्वार जो है वो मुख्य सड़क पर ना होकर क्या हो रहा है कि किसके तरफ खुल रही है, गली के सड़क के तरफ खुल रही है। उसके बाद मुख्य सड़क पर खिड़की का साक्ष भी नहीं मिल रहा है मुख्य सड़क के तरफ। उसके बाद नगर ग्रिड पैटर्न पर आधारित है, पहले नाली सड़क का निर्माण, उसके बाद भवन का निर्माण देखने को मिला। उसके बाद सड़क चौड़ी सड़क का साक्ष लिख सकते हैं, चौड़ी सड़क का साक्ष यानी लगभग 10 मीटर सड़क का साक्ष मिला है जिसपे 2 बैलगाड़ी एक साथ पार कर सकता है, वैसा सड़क देखने को मिलता है। ये भी क्या हो रहा है उपयोगिता को दर्शाता है। तो ये सभी क्या था कि उपयोगिता पर बल देने वाला तथ्य जो था वो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। तो इसको साफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं हम जल निकासी पैटर्न क्या क्या था हड़प्पा सभ्यता का, उसको हम देखते हैं। तो चौथा क्या हो सकता है, चौथा है जल निकासी प्रबंधन। हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रबंधन कैसा था इसके बारे में भी सिर्फ इसी पर प्रश्न रह सकता है, तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं क्योंकि अलग अलग इसीलिए दर्शाया गया है ताकि
आप सभी को लिख सके। तो जल निकासी प्रबंध क्या क्या था। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी प्रबंध समकालीन विश्व में सर्वश्रेष्ठ था। जो समकालीन विश्व का इतिहास आप देखेंगे कि उस समय का जो विश्व इतिहास में क्या क्या चल रहा था, उसमें नालियों का निर्माण जो देखा गया है, नालियों का निर्माण जो हड़प्पा सभ्यता का नाली है, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ उस समकालीन विश्व में देखने को मिलता है। उसके बाद नालियों का समुचित व्यवस्था, नालियों के साफ सफाई के लिए मेन होल, या इसको कहा जाता है नरमोखे का निर्माण। अभी भी आप देखेंगे शहर में, क्या शहर में जा रहे हैं तो क्या ढक्कन टाइप का बना हुआ है, वो मतलब कि जाइएगा बीच में सड़क बीच में आपको मिल जाएगा कि ढक्कन टाइप का बना हुआ, उस पर ढक्कन डाला हुआ, वो उसके अंदर नाली रहता है। शहर में प्राय आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसी को कहा जाता है नरमोखा, या उसको कहा जाता है मेन हॉल। उसके बाद मेन हॉल के ऊपर या नालियों को लकड़ी या ईंटों से ढका होना। उसके बाद स्नानागार, रसोई घर इत्यादि से जल निकासी का उच्चतम प्रबंध। उसके बाद आप लिख सकते हैं घर का नाली जो होता वो मिलता था गली के नाली में, और गली का नाली जो है वो मुख्य नाली में जाकर मिल जाता था। मुख्य नाली, ये हम छोटे शब्दों में आप लिखे, आप बड़े शब्दों में लिख दीजिएगा कि घर का नाली जो था वो गली के नाली में जाके मिलता था, और गली के नाली मुख्य नाली में जाकर मिलता था। उसके बाद सड़क की तरह नाली भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यह हो गया। उसके बाद नाली से दूर पेयजल का प्रबंध, पानी के वेग को कम करने के लिए, पानी के वेग को कम करने के लिए सीढ़ीदार नालियों का निर्माण, नालियों का साक्ष। सीढ़ीदार नालियों का साक्ष भी मिलता है कि पानी के वेग को कम कर दिया जाए, ताकि क्या हो कि उसकी स्पीड अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा कि कम से कम मिट्टी को वो बहा के ले जाएगा। अगर अब साक्ष की बात किया जाए तो पक्की मिट्टी के पाइप का साक्ष जो है वो चहुंदरों से मिला है। और ये जो है अगला कि लकड़ी के पाइप
ये मिला है कालीबंगा से। तो आप देखेंगे कि ये जितना भी व्यवस्था है कि नालियों का समुचित व्यवस्था देखने को मिलेगा। नालियों के साफ सफाई के लिए मेन हॉल और नलमुख्य का निर्माण हो गया। उसके बाद नालियों का जो ऊपर ढक्कन होना चाहिए उसके लिए लकड़ी तथा ईंटों से ढका जाना। उसके बाद स्नानागार हो गया, रसोई घर हो गया इत्यादि में जल निकासी का उच्चतम प्रबंध देखने को मिलता है। घर का नाली गली के नाली में जाके मिल रहा है और गली का नाली मुख्य नाली में जाके मिल रहा है। उसके बाद सड़क की तरह नाली भी क्या हो रहा है कि एक दूसरे को समकोण पर काट रहा है। उसके बाद नालियों से दूर पेयजल का प्रबंध किया गया है और पानी के वेग को कम करने के लिए सीढ़ीदार नालियों का साक्ष्य मिल रहा है। उसके बाद पक्की मिट्टी के पाइप का साक्ष्य जो है चौहंदरों से मिला है और लकड़ी के पाइप का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। तो ये सभी था जल निकासी का प्रबंध, या इसको साथ में आप पेयजल भी आप लिख सकते हैं कि पेयजल का प्रबंध भी आप लिख सकते हैं। तो ये सभी जो था ये जल निकासी का प्रबंध और पेयजल का प्रबंध ये देखने को मिलता है। आपको सिर्फ इसी पर प्रश्न रहेगा तो इस पे भी आप लिख सकते हैं कि जल निकासी प्रबंध हड़प्पा सभ्यता का क्या था। उसका क्वेश्चन भी हम लिखेंगे। सबसे पहले एक और जो पैटर्न हम बनाए हैं, एक वर्ग और विभाजित किए हैं, उसको भी देख लेते हैं। उसको कहा गया है जल संरक्षण, कि हड़प्पा सभ्यता का जल संरक्षण कैसा था। तो पांचवा जो वर्ग था वो पांचवा वर्ग जो है वो है जल संरक्षण तथा पेयजल। उसमें से आप पेयजल को हटा सकते हैं। तो जल संरक्षण कैसा था? जल संरक्षण लिखिएगा, पेयजल में पहले लिखिएगा कि पेयजल के लिए सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत कुएं की व्यवस्था। उसके बाद धौलावीरा में जल संरक्षण का साक्ष्य। धौलावीरा से जल संरक्षण का साक्ष्य मिल रहा है। उसके बाद जल संरक्षण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अपनाना। धौलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। अब ऐसा कह सकते हैं कि मरुस्थल जो थार मरुस्थल है और उधर से जो चोलिस्तान का मरुस्थल है उसी के क्षेत्र में स्थित है। और इसका जो बारिश वाला क्षेत्र है वो लगभग 60 से 62 मिलीमीटर बारिश जो है वहाँ होती है और जिसके कारण ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र भी नहीं है। और वहाँ जल संरक्षण करने की, उसके बाद वहाँ ना तालाब है ज़्यादा ना ही नदी देखने को मिलता है, क्योंकि सिंधु नदी दूर से निकल जाती है और इधर से बहुत सारा नदी निकल जाती है, क्योंकि थार मरुस्थल के पास वाला क्षेत्र है। कच्छ क्षेत्र जो है वो गुजरात के दलदली क्षेत्र को कहा जाता है। तो उस क्षेत्र में जल संरक्षण अभी भी देखने को मिलता है, क्योंकि अभी भी वहाँ तालाबों को जोड़कर जल संरक्षण किया जाता है। तो उस समय भी जल संरक्षण धौलावीरा में देखने को मिल रहा है, जल संरक्षण का साक्ष्य मिल रहा है। उसके बाद पेयजल के लिए सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत कुआं भी दिखाई पड़ रहा है। और जल संरक्षण में जो जल संरक्षण करने के लिए बिल्कुल सीढ़ीदार नुमा बनाया गया ताकि जल संरक्षण किया जाए और उसको साफ करने के बाद एक जगह जमा होने के बाद या उसको पेयजल में उपयोग किया जाए या खेती करने में उसका उपयोग किया जा सके। तो बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए धौलावीरा में एक जल संरक्षण का साक्ष्य देखने को मिलता है। आप ऐसा लिख सकते हैं कि जल निकासी प्रबंध, वो पिछले वाला में लिखना था, जल निकासी की व्यवस्था को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पावासी स्वास्थ्य तथा स्वच्छ
स्वच्छता के प्रति जागरूक था। उसके बाद सब मिलाकर एक वाक्य अगर आपको लिखना होगा जो विज्ञान एवं तकनीकी में भी काम कर जाएगा, वो है कि नगर निर्माण योजना, जल निकासी, जल संरक्षण इत्यादि विज्ञान तथा तकनीकी को दर्शाता है, तकनीकी शिक्षा को दर्शाता है। नगर निर्माण योजना, जल निकासी प्रबंध जो है, उसके बाद जल संरक्षण, ये सभी जो है ऐसा प्रतीत करता है कि विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा उस समय होता होगा, क्योंकि इतना बड़ा सुव्यवस्थित नगर हो गया, उसके बाद जल निकासी का व्यवस्था हो गया, जल संरक्षण इतना अच्छा से किया जा रहा है, जल निकासी बहुत अच्छा से किया जा रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा उसमें की जाती होगी। तो विज्ञान और तकनीकी के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या कीजिएगा आप लोग कि नगर निर्माण योजना को आप लिखिए, उसके बाद जल निकासी प्रबंध को लिखिए, उसके बाद जल संरक्षण के बारे में लिखिए, तो यह आपको विज्ञान और तकनीकी खंड पूरा हो जाएगा। ये नहीं कि विज्ञान तकनीकी सर बताए ही नहीं, विज्ञान तकनीकी कहाँ था उसमें, तो विज्ञान तकनीकी यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि नगर निर्माण योजना आप देखिए, जल निकासी देखिए, जल संरक्षण देखिए, उसमें आपको विज्ञान दिखाई पड़ेगा। मैथ क्या है? विज्ञान है। ईंटों का निर्माण आप देखिए 4:2:1 में दिखाई पड़ रहा है, वो भी विज्ञान है। शिल्प देख रहे हैं, शिल्प का निर्माण हो गया। अब आगे हम मूर्तिकला पढ़ाएंगे, मूर्तिकला में जो द्रवित मोम विधि है उससे भी पता चल जाएगा कि ये वो भी एक प्रकार का विज्ञान है, जिसके कारण वैसा मूर्ति बनाया जा रहा है। तो ये सभी जितना भी चीज़ आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सभी था नगर निर्माण योजना के अंतर्गत इसको लिखा जा सकता है। अब प्रश्न सभी के अलग अलग पर ही रह सकता है कि जल संरक्षण तथा पेयजल के बारे में हड़प्पा सभ्यता में क्या व्यवस्था थी, उसके बारे में लिखिए ना। छोटा कभी जो यूपीएससी का जो प्रश्न रहता है ऑप्शनल में, उसमें अब क्या कर रहा है कि एक प्रश्न में 3 प्रश्न पूछने का जो परंपरा चली आ रही है 2013 के बाद, उसके बाद ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों का डिमांड उसमें बढ़ जाता है। और छोटना ये हड़प्पा सभ्यता से एक क्वेश्चन रहता ही है, ये निश्चित रूप से है कि ऑप्शनल में हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन रहेगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चित विषय है। उसके बाद मेंस जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन में भी इससे क्वेश्चन रहने की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि सभी वैज्ञानिक जो है इसी पे चोट करते हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता आकर्षक का केंद्र इसलिए रहा है कि ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद जो अंग्रेजों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता था कि यहाँ के व्यक्ति जो है इतना पहले से ही इतना सभ्य होगा, तो इसके लिए क्या हुआ कि यहाँ के इतिहासकार या दूसरे जगह के इतिहासकार हो, वो सभी का रुचि का विषय हड़प्पा सभ्यता बन गया था। तो आशा है कि आप लोग क्या कीजिएगा कि अलग अलग प्रश्न पूछे तब पर भी आप लिख लीजिएगा, साथ में प्रश्न पूछे तब पर भी लिख लीजिएगा। जल निकासी के बारे में पूछा जाए या उपयोगिता के बारे में पूछा जाए या नगरीकरण के तत्व के बारे में पूछा जाए, नगर नियोजन में तो पूरा आया ही जाता है। उसके बाद विज्ञान एवं तकनीकी में भी ये काम कर जाएगा। तो ये स्थापत्य एक जगह उपयोग नहीं होता है, ये बहुत सारा जगह उपयोग साथ में उपयोग होता है, लेकिन परीक्षार्थी को पता नहीं हो पाता है कि पढ़ तो लेता है लेकिन पता नहीं कर पाता है कि किसको कैसे विभाजित करके रखा जाए, क्योंकि उसी किताब से पूछा जाता है। क्वेश्चन जो रहेगा कहाँ तक पूछेगा, कितना आप रटिएगा, उतना ही रटने से ही ये पता चलता है कि ये किधर किधर कहाँ कहाँ से प्रश्न रहता है, उसी से पूछा जाता है, लेकिन आपको पता नहीं हो पाता है कि किधर से क्वेश्चन पूछा गया। इसी प्रकार विभाजित करके हमने क्या किया कि नगर निर्माण योजना को 5 भागों में विभाजित करके आपको बता दिया, ताकि क्या हो कि 5 प्रकार से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रह सके तो आप जवाब देने में सक्षम हो सके। क्योंकि पढ़ाई का मतलब है कि जब तक आप मेंस नहीं लिख पाइएगा तो पढ़ने का क्या मतलब, किसी को समझा नहीं पाइएगा तो पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं बन पाता है। इसलिए क्या होना चाहिए कि सभी वर्ग को देखते हुए चलना है। तो आशा है कि आप नगर नियोजन में तो पूरा बना ही लीजिएगा, नगर नियोजन संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप पूरी तरीके से हल कर पाइएगा, ऐसा आशा है। अब ऐसा हो सकता है कि आप एक बार में नहीं समझे, दोबारा इसको देखिए, दोबारा देखने के बाद आपको हो सकता है कि पूरी तरीके से समझ में। साथ में नोट्स बनाते हुए चले, नोट्स बनाते हुए चलिएगा तो क्या होगा कि आपको ये जो है
कि पूरी तरीके से याद है कि वो बाद में फिर पुनः वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप नोट्स देखिएगा तो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हमने मूर्ति कला और चित्रकला को लेकर आएंगे। उसके बाद कुछ धर्म का जो विषय होगा उसके बारे में देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।